ये लाइव दिव्या, गो अहेड। इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारी टीम के साथ। मीट टीम जो आप सबके लिए लाई है एक मौका कि आप एसबीआई टीम के साथ डायरेक्ट बात कर सकें। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द फेलोशिप, कोई कंफ्यूजन्स हैं, आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकें। तो सबसे पहले मैं हूँ दिव्या, मैं मीट टीम में ऑपरेशंस मैनेजर की तरह काम करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं अंकित, जो कि हम मेरे साथ ही मीट टीम में काम करते हैं। उसके अलावा एसबीआई टीम से हमारे साथ हैं हिमांशु, गुरकरण, अंकिता और एलेक्स। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले एलेक्स आप हमारे व्यूअर्स को फेलोशिप का थोड़ा इंट्रो दें और उससे पहले अपने और अपनी टीम के बारे में भी कुछ बताएं। थैंक यू दिव्या। पहले हम मेधा टीम को थैंक करना चाहेंगे इस मौका देने के लिए, वाईफाई यूथ फॉर इंडिया टीम को इस फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में समझाने के लिए। और उसके पहले मैं हमारे बाकी को-होस्ट को भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। तो हमारे साथ है हिमांशु पांडे, जो 2016-17 के बैच से हैं यूथ फॉर इंडिया, और अभी वो नीति आयोग के साथ काम कर रहे हैं। और हमारे साथ है अंकिता शर्मा, जो 2017 और 18 बैच के थे यूथ फॉर इंडिया के फेलोशिप से, और अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं गुरकरण बख्शी, जो 2016-17 बैच के हैं यूथ फॉर इंडिया के, और अभी इंस्टीट्यूट H21 इंडिया के ऑपरेशंस लीड कर रहे हैं। और मैं हूँ एलेक्स, 2017-18 बैच का हूँ यूथ फॉर इंडिया, और अभी यूथ फॉर इंडिया टीम के साथ काम कर रहा हूँ। और आप लोगों के साथ ये डिस्कशन करने के लिए हम लोग काफी एक्साइटेड हैं। और जैसे मैं आपको क्विकली एक एजेंडा भी बता दूंगा इस सेशन का कैसा होगा। तो हम पहले ये फेलोशिप के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है फेलोशिप का। और उसके बाद हमारे एलुमनाई हमें उनके अनुभव और उनकी कहानियां फेलोशिप से शेयर करेंगे आपके साथ। और उसके बाद हम एप्लीकेशन प्रोसेस एंड उसकी जो डेडलाइन की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। और आखिरी में एक इंटरेक्शन सेशन होगा, जहां आप आपके प्रश्न या कुछ अगर हमारे एलुमनाई के साथ शेयर करना चाहेंगे तो वो आप उस इंटरेक्शन सेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको हमारे स्क्रीन शेयर कर लेता हूं ताकि आप सबको प्रेजेंटेशन दिख जाए। I hope screen is visible. जी एलेक्स, इट इज विजिबल। हाँ, हाँ जी, ऑलराइट, थैंक यू दिव्या। तो पहले हम जैसे यूथ फॉर इंडिया का एक बेसिक स्टोरी बिहाइंड द फेलोशिप समझेंगे। तो जब देखा जाए तो ये प्रोग्राम 2011 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से शुरू किया गया था, और करीबन अभी तक 350 लोग इस फेलोशिप के साथ जुड़े हैं। और जब हम यूथ के बारे में बात करते हैं, ये फेलोशिप का कोर एलिमेंट यूथ होता है। और एक स्टैटिस्टिक जो निकल के आता है एंड बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है वो ये है कि हमारे देश में अभी भी यूथ पॉपुलेशन जब देखा जाए तो करीबन 50% लोग 25 उम्र के एज ब्रैकेट से कम के ब्रैकेट में पढ़ते हैं। एंड ये चीज एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है। और जब हम एक इस फेलोशिप का जैसे कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो जब हम अर्बन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो हमको ये दिखता है कि यूथ, आज के यूथ जो है वो काफी एस्पिरेशनल है, जहां वो एक कॉर्पोरेट जॉब लेना चाहते हैं या एक अच्छा इंटरेस्टिंग करियर परस्यू करना चाहते हैं। और उसका इम्पैक्ट जैसे ऐसा भी हो सकता है जहां उनको पैसा का महत्वपूर्ण थोड़ा ज्यादा दिखता है और मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल का एक इन्फ्लुएंस भी होता है। मगर इससे थोड़ा इश्यूज भी आ सकते हैं। जैसे हम नीचे देखें तो आज के यूथ को पर्पसफुल करियर्स परस्यू करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लग रहा है। एंड जब हम जैसे कॉर्पोरेट मेन स्ट्रीम करियर्स के बारे में भी बात करें तो थोड़े फिजिकली एंड मेंटली चैलेंजिंग सिचुएशंस जो होते हैं उसके कारण एम्प्लॉय का बर्नआउट रेशियो भी आजकल बढ़ते जा रहा है। और एक चीज और जो निकल के आता है कि जब हम हमारे काम के बारे में बात करते हैं और जब हम एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहते हैं, कभी कभी ऐसा इश्यूज आते हैं जहां आपको आपके एफर्ट्स का इम्पैक्ट डायरेक्टली दिखने में मुश्किल
होते हैं, जहां आपको लगता नहीं है कि आप डायरेक्टली एक चेंज एजेंट है या कहीं आपका इम्पैक्टफुल वर्क निकल के आ रहा है। और जब हम रूरल इंडिया के बारे में बात करते हैं तो अभी भी जैसे वहां पे खेती और खेती संबंधित जो काम है उसके डिपेंडेंट करीबन 70% इंडियंस अभी भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो जब हम रूरल इंडिया को अर्बन इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो रूरल इंडिया का जो ग्रोथ है वो अभी भी नेग्लिजिबल है। और इससे जैसे जो इश्यूज निकल के आते हैं, जैसे अगर जॉब्स की कमी है, और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स की भी कमी होती है गाँव में। और साथ ही साथ जब हम सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात करते हैं तो उस पे गरीबी और कम्युनिटी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और खासकर फार्मर सुसाइड्स अभी भी काफी गाँवों को इम्पैक्ट करते हैं। तो जब हम ये फेलोशिप को देखते हैं तो एक सोच इसका ये निकल के आया था कि क्या हम एक प्लेटफॉर्म ऑफर कर सकते हैं जिससे अर्बन और रूरल डिवाइड को हम एक ब्रिज के माध्यम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हम पहले आपसे शेयर कर रहे थे वो यूथ का जो स्टैटिस्टिक है, क्या उसका पोटेंशियल इम्पैक्टफुल वर्क के ऊपर फोकस किया जा सकता है। और इसी में हम अगर देखा जाए तो दूसरा पॉइंट जो बात करता है ट्रांसलेटिंग आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड इनटू अ ट्रू डेवलपमेंट डिविडेंड। सो ये हमारे फॉर्मर चेयरमैन अमृता भट्टाचार्य जी ने शेयर किया था, और ये भी एक कोर एस्पेक्ट ऑफ द फेलोशिप है। और जब जब हम एनजीओ के बारे में बात करते हैं तो डेवलपमेंट वर्क के ऊपर भी काफी एनजीओ बहुत इम्पैक्टफुल वर्क कर रहे हैं। और यंग प्रोफेशनल्स बाकी स्ट्रीम्स, जैसे अगर देखा जाए तो मैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हूँ, मगर फिर भी अभी मेरा काम जैसे डेवलपमेंट सेक्टर में ही है, और ऐसे अपॉर्चुनिटीज बाकी लोगों के लिए भी अवेलेबल हैं एनजीओ के बारे में जब बात करते हैं। तो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही देखा जा सकता है कि जब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि एक प्लेटफॉर्म ऑफर किया जाए जहां यूथ को डेवलपमेंट वर्क के ऊपर एक्सपोजर दिया जा सकता है, और वो उनको प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी इस 13 मंथ्स के थ्रू ऑफर किया जाता है। सो ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव है ये फेलोशिप के ऊपर। और एक चीज जो यहाँ पे मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक टिपिकल जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये आपका जैसे इट गोज बियॉन्ड टिपिकल जॉब, एंड ये अपॉर्चुनिटी आपको एक ऐसा लाइफस्टाइल एक्सपोज करेगा जहां आपको यूजुअली एक नॉर्मल अर्बन सेटिंग में नहीं आपको मिलता है। एंड जब हम हमारे पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं तो उनका रोल भी इस फेलोशिप में काफी महत्वपूर्ण है। और जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे एनजीओ जैसे बायफ जो पहला एनजीओ है वो पिछले 50 साल से खेती और खेती संबंधित कामों पे काम कर रहा है। और बेयरफुट कॉलेज एक इंटरनेशनल संस्था है जो करीबन 100 देशों के जो सोशल वर्कर्स हैं उनके साथ काम किए हैं। और साथ ही साथ AKRSPI, उनका काम ज्यादातर मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार पे फोकस्ड है। और ग्राम विकास ओडिशा में काफी सालों से काम कर रहा है। और जैसे यहाँ पे देखा जाए तो MSSRF जो MS स्वामीनाथन सर के तरफ से एक संस्था सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी काम कर रहा है, और वो भी हमारे पार्टनर एनजीओ है। और सेवा मंदिर जो राजस्थान में पिछले 50 सालों से काम कर रहा है वो भी हमारे पार्टनर है। और जब हम साउथ को देखें तो तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, वहां पे फोकस धान फाउंडेशन का एक एनजीओ है जो हमारे साथ पार्टनर है। और जब नॉर्थ ईस्ट पे देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि जो असम, मेघालय उस जगहों पे ज्यादातर काम करते हैं। और सेवा भारत एक और मशहूर एनजीओ जो खासकर लाइवलीहुड्स और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं, महिलाओं के साथ जुड़ के इनका काम जैसे काफी रेप्यूटेड माना जाता है। और जैसे चिराग एक और एनजीओ है जो उत्तराखंड बेस्ड है, और उनका भी काम सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन पे काफी रेप्यूटेड माना जाता है। तो हम आपको पार्टनर एनजीओस का एक्सपोजर इसीलिए देना चाहते थे क्योंकि फेलोशिप में अगर देखा जाए तो जब हमारे फेलोज एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो उस पे पार्टनर एनजीओ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस पे जब हम बात करते हैं कि करीबन मिनिमम ऑफ 20 से 25 साल जो एक एनजीओ एक लोकेशन पे काम करता है, उसके कारण फेलोज का जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है कम्युनिटी के साथ। एंड इस कारण उनको नॉलेज और जैसे उनका जो पर्सपेक्टिव्स है एनजीओ का वो भी फेलोज को ऑफर किया जाता है। एंड एक और चीज हम हाईलाइट करना चाहेंगे कि हमारे जो पार्टनर एनजीओ हैं जैसे बंकर रॉय जी इस फाउंडर हैं
बेरफुट कॉलेज के जो मडिया जो ग्राम विकास शुरू किए थे, और साथ ही साथ वासी मलाई सर जो दान फाउंडेशन के फाउंडिंग में रोल निभाए थे, इन लोगों के साथ इस फेलोशिप के दौरान एक इंटरेक्शन करने का मौका भी मिलता है। और साथ ही साथ आपके मेंटर्स जो एनजीओ के साथ जुड़े रहते हैं, उनके साथ भी आपका रोल लर्निंग एंड आल्सो वर्किंग टुगेदर, इस पे फोकस ज्यादा होता है। और जब हम आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो एक कोर कंपोनेंट होता है फेलोशिप में, जहां आपको आपके इंटरेस्ट एरिया के बेसिस पे एक फेलोशिप प्रोजेक्ट करना है, तो जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं मेरा खुद का एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। तो मैं जैसे 2017-18 में सेवा मंदिर एनजीओ के साथ काम कर रहा था। तो मैं यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट एक उदयपुर के पास एक आदिवासी क्षेत्र पे फोकस था, और वहां पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम किए थे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज फोकस्ड ऑन फूड सिक्योरिटी, जो चौथा डोमेन ऑप्शन है। तो ऐसे ही हमारे जो बाकी एलुमनाई आज इस सेशन में शेयर करेंगे, उनका भी फेलोशिप प्रोजेक्ट बाकी डोमेन्स पे फोकस था। एंड यहाँ पे जैसे फेलो के इंटरेस्ट एरियाज के मुताबिक और कम्युनिटी का जो नीड निकल के आता है, उसके अलाइनमेंट पे फेलोज अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। और एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि हमारे फेलोज अभी भी कोविड-19 के सिचुएशन पे उनके प्रोजेक्ट लोकेशन पे काम कर रहे हैं, और कम्युनिटी को उनके तरफ से जितना हो पाए वो रिलीफ एफर्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और हमारे फेलोज करंटली करीबन 11 स्टेट्स पे मौजूद हैं, और करीबन 35 लोकेशंस पे एक्टिवली उनका फेलोशिप परस्यू कर रहे हैं। और जब हम फेलोशिप और आपके कोहॉर्ट के बारे में भी बात करते हैं, तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके को फेलोज का जो रिलेशनशिप होता है, आपको बाकी स्टेट्स के फेलोज के साथ जो बाकी बैकग्राउंड उनका, जैसे इंजीनियरिंग हो सकता है, लॉ, मेडिसिन, मैनेजमेंट, डिफरेंट फेलोज जो उनके वर्क एक्सपीरियंस के साथ भी आपको एक नेटवर्किंग करने का एक अच्छा मौका मिलता है। और जैसे हम पोस्ट फेलोशिप की जब बात करते हैं, करीबन 70% हमारे एलुमनाई डेवलपमेंट सेक्टर में कंटिन्यू करते हैं। और जब हम डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो वो बस एनजीओज से ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, बट स्कोप इसका काफी ज्यादा होता है। जब हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनके साथ काम करने का एक मौका मिलता है। और हर एक मिनिस्ट्री के अंदर भी आपको जैसे सोशल साइंसेस का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है उस पर। और साथ ही साथ एनजीओस हैं एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कंपनीज के अंडर आप काम कर सकते हैं। और एकेडमिक्स जैसे कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस पे, और साथ ही साथ रिसर्च भी करना एक ऑप्शन होता है। एंड सोशल एंटरप्राइजेस, जो अभी एक धीरे धीरे एक बज़वर्ड बन के निकल के आ रहा है, सो यहाँ पे भी हमारे फेलोज काफी काम किए हैं, और उनके खुद के बिजनेस पे भी उन्होंने काम किए हैं। सो हमारा, आई थिंक मैं इसी से शेयर करना चाहूंगा कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा एक फेलो से। तो जब देखा जाए तो दिस इज अ 13 month लॉन्ग फुल टाइम कमिटमेंट, और आपका फेलोशिप एक विलेज लोकेशन के बेस पे होगा, जहां हमारे एनजीओ पार्टनर आपके साथ जुड़े रहेंगे। मगर ये फेलोशिप आपको आपके घर से दूर रह के करना पड़ेगा। एंड जैसे हमने पहले भी स्ट्रेस किया था, ये फेलोशिप इज नॉट अ टिपिकल जॉब अपॉर्चुनिटी, जहां आपका वर्क आवर्स एंड पर्सनल आवर्स जैसे डिफाइंड रहते हैं। यहाँ पे बिकॉज आप कम्युनिटी के साथ रहते हैं, तो आपका जैसे इन्वॉल्वमेंट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू वर्क आवर्स, बट उसके बाद भी आपको जैसे कंट्रीब्यूट करने का एक स्कोप मिलता है। और जैसे हम पहले भी शेयर किए थे, आपका कमिटमेंट शुड बी फोकस्ड ऑन सर्विस टू द कम्युनिटी, जहां कम्युनिटी के लिए आप कॉन्स्टेंटली सपोर्ट दे रहे हैं और ये फेलोशिप परस्यू कर रहे हैं। एंड लास्टली, जैसे हमने पहले आपको जो डोमेन्स दिखाया था, तो ये फेलोशिप आपको स्कोप देता है जहां आप आपके खुद के इंटरेस्ट एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्ट। एंड वो आपको एक लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल भी बन जाता है, बिकॉज आप आपके प्रोजेक्ट पूरे 13 months के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये हमारे तरफ से एक बेसिक इंट्रोडक्शन था फेलोशिप के ऊपर, और हमारे जो एलुमनाई हैं वो भी अभी उनके जर्नीज शेयर करेंगे, जिससे आपको इस फेलोशिप के बारे में एक मच मोर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिलने का एक मौका बन सकता है। तो पहले मैं हमारे एलुमनाई हिमांशु पांडे जी को इनवाइट करूंगा उनके फेलोशिप के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू एलेक्स। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब सेफ है, ठीक है।
and thank you SBI team for inviting me and Meet for hosting this. तो मेरा फेलोशिप एक्सपीरियंस लार्जली बन्नूर एक छोटा सा विलेज है, मैसूर से कुछ 30-35 किलोमीटर दूर है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसी सुंदर सी जगह वहाँ पे था। वहाँ पे जब मैं पहली बार पहुँचा तो फिर जहाँ पे मेरी पूरी लाइफ एक सिटी, एक शहर में बीती हुई है, तो एक गांव में जाके सबसे पहले समझ में आया कि प्रॉब्लम हमें सॉल्व तो करना है, पर प्रॉब्लम देखे कैसे और एग्जैक्टली प्रॉब्लम होता क्या है। तो सबसे बड़ा पहले चैलेंज वही था कि आप एक सोसाइटी में, आपको एक भेजा जाता है जो सोसाइटी आपके सोसाइटी से, आप जो आपने देखा है उससे थोड़ी अलग होती है। तो आई थिंक पहले कुछ महीने तो इसी बात में निकल गए कि आप लोगों के बात करते हो, लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, फिर आपको समझ में आता है नहीं यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है। कई प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं जो हमें लगती है बड़ी प्रॉब्लम है, पर हो सकता है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, उनके लिए डेली लाइफ का एक सिस्टम बन जाता है। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है मैं उसके बारे में खास करके अगर बात करूँ तो मैं फार्मर्स के साथ काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं बाय बाय ट्रेनिंग आई एम एन इंजीनियर, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट आई ऑल्सो ऑलवेज वांटेड टू यूज़ इंजीनियरिंग फॉर सोशल गुड। एक प्राइमरी रीज़न एसबीआई में अप्लाई करने का भी वही था। तो जब प्रॉब्लम एनालिसिस शुरू हुई, समझने की कोशिश शुरू हुई, तो बहुत चीज़ें निकल के आए कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। कई जगह ऐसा रहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी रहती है, बट मे बी आपकी कैपेसिटी नहीं थी सॉल्व करने की। तो एक प्रॉब्लम जिसमें फाइनली अराइव किया, जो मेरा इंटरेस्ट एरिया था, जो उस एरिया की ज़रूरत थी और जो साथ साथ में एनजीओ सपोर्ट कर सकता था उस एरिया में, धान फाउंडेशन, वो था फार्मर जो वहाँ पे टोमेटो फार्मर्स थे उनके साथ काम करना। तो ये प्रॉब्लम का मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करूँ तो कुछ ऐसा था कि वहाँ पे जो पूरा कर्नाटका का बेल्ट है, सदर्न कर्नाटका का बेल्ट है अलॉन्ग विद आंध्रा, वो टोमेटो बेल्ट माना जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा टमाटर उगाया जाता है। और टमाटर का मार्केट ऐसा होता है कि कभी वो 50 पैसा 25 पैसा पर केजी में जाता है, तो कभी 50 रुपये पर केजी में हो जाता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन रहता है, ये मोस्टली हर क्रॉप के गैम्बल में रहता है। हर क्रॉप में एक फार्मर हेज फंड मैनेजर की तरह गैम्बल करता है और उसमें कोशिश करता है कभी उसको फ़ायदा हो जाए और कभी नहीं, उसकी किस्मत अच्छी होती तो नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम वहाँ पे काम शुरू किए तो समझ में आया कि यार, अगर वहाँ पे जो सीज़न है जहाँ पे टमाटर बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, अगर उस टमाटर से कुछ और किया जा सके, उसमें वैल्यू एडिशन किया जा सके, तो वो बेनिफिशियल हो सकता है। फिर जाके साइंटिस्ट से बात हुई, जो रीजनल एक्सपर्ट है उनसे बात हुई, तो समझ में आया कि हाँ, टोमेटो केचप बनाना ये भी एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, जो ईजिली अडॉप्ट किया जा सकता है सोसाइटी के द्वारा। क्योंकि जो वहाँ पे लोग हैं उनको आप ऐसे कुछ नया चीज़ सिखा दो जो बिल्कुल नहीं जानते हो, तो अलग अपने में मुश्किल हो जाएगी। तो उसको लेके काम किया गया। हमने एक मशीन छोटी सी बनाई विद द हेल्प ऑफ पीपल देयर, जो सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज करते थे। उसको फिर हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं का जो समूह होता है, उनके साथ काम करके एक छोटा सा कंपनी बनाया जो केचप बना सकती। तो ये जो प्रोसेस मैं आपको जल्दी में बता रहा हूँ, ये प्रोसेस बहुत लंबा लगा। इट टेक्स टाइम एंड देन आप कोशिश करते हो कि एक छोटी सी लोगों की ज़रूरत को सॉल्व की जा सके। बट फेलोशिप का मेन टेक अवे ये नहीं होता मेरे हिसाब से। आई थिंक फेलोशिप जो मेरे लिए था, सबसे बड़ा टेक अवे ये था कि सिर्फ उस प्रॉब्लम्स को समझ पाना। क्योंकि हम कई बार इतना डिसंगेज हो जाते हैं या इतने दूर से प्रॉब्लम को देखते हैं कि हम सोचते हैं कि किसान सुसाइड कर रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही होगी, यहाँ पे लोग अगर खा नहीं पा रहे हैं तो लोग क्यों किसानी कर रहे हैं। लोग अगर जो है आप कह सकते हैं कि अगर उनको किसी और क्रॉप में फ़ायदा होता है, सब्जी फ़ायदा होता है, तो सब्जी क्यों नहीं लगा लेते, हर चीज़ में बार बार वही क्यों कर रहे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स को और डीपली समझने का मौका मिलता है, और ये आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे था। अगर मैं इस प्रोजेक्ट से थोड़ा हट करके जगह की बात करूँ तो मेरे एक्सपीरियंस में जिस एरियाज़ में मैं काम किया वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। जो लोग थे काफ़ी अच्छे थे। आपको आपको हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाता है। जैसे मेरा प्रोजेक्ट जो दिन के समय, जैसे एलेक्स ने आपको बताया कि आप कोई एक बाउंड्री नहीं होती कि आप दिन में काम कर रहे हो, शाम को आराम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप दिन में भी काम कर रहे हो, शाम को किसी और प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, जो आपको लगेगा नहीं कि आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, क्योंकि आपका लाइफ हो जाता है। तो शाम को जैसे हम स्कूल के बच्चों के साथ उनको कुछ इंग्लिश ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि उस सोसाइटी में, उस गांव के लोगों ने वो डिमांड किया कि ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आप कर पाएँ। तो वी डिड दैट। हमारे साथ जो आपके साथ फेलोज रहते हैं उनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती। सो आप टोटल एक खुद के साथ एक छोटी सी टीम बना के गाँव वालों के साथ एक लंबी फैमिली बन जाती है। और वो सबसे बड़ा टेक अवे होता है हमारे लिए, और उस लोकेशन के साथ जिस लोकेशन में आप रहते हो। तो 1 साल बाद जब वहाँ से निकल के जाते हो तो आपको ये तो आपका पर्सनल गेन तो बहुत कुछ होता है। पर्सनल गेन के मामले में आप पर्सनली पेशेंट और ये सारी चीज़ें तो हो जाती है, बट आपको साथ साथ में वो सोसाइटी के साथ एक कनेक्ट हो जाता है। वो प्रॉब्लम्स को आपको थोड़ा ग्राउंड से समझने का मौका मिल जाता है। तो लार्जली मेरा फेलोशिप एक्सपीरियंस कुछ इसी तरीके से रहा।
अगर मैं कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल गेम्स की बात करूँ तो आई थिंक पर्सनल लेवल पे मेरे लिए पेशेंस लेवल काफ़ी इम्प्रूव हो गया। इसके पहले YFI फेलोशिप में आने से पहले मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, जहाँ पे आपको आदत सी हो जाती है कि आप एक कोई काम शुरू करते हो तो उसको कोई कोई और अंजाम पे पहुँचाता है, और साथ साथ में काम टाइम पे होता है। फेलोशिप में या कहीं रूरल लोकेशन में ऐसी बात आपको अक्सर नहीं दिखाई देती। आपका काम आपको खुद ही प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, मॉनिटर करना है। तो आपको वहाँ पे साथ में हेल्प करने के लिए जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करते खुद को, तब तक आपके पास कोई टीम नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो इट्स गुड एक्सपीरियंस जहाँ पे आप टीम बिल्डिंग भी सीख जाते हो। साथ साथ में जैसे मैंने दूसरी बात आपको बताई कि जो आप कर रहे हो वहाँ पे उसका एक इम्पैक्ट आपको इमीडिएट दिखता है, कि आप ना ही आप पेशेंस के साथ वहाँ पे इतना टाइम बिताते हो कि आप शुरू से लास्ट तक अगर देखोगे एक मैक्रो पिक्चर में, तो आपको दिखाई देता है कि नहीं, मैं यहाँ से शुरू किया था, मैं हर चीज़ को जल्दी जल्दी चाहता था हो जाए, बट धीरे धीरे रियलाइज़ की जो चीज़ें होती हैं वो विद हैपन्स एट देयर ओन पेस एंड फॉर अ गुड थिंग, ताकि आप जो चीज़ें ठीक कर सकते हो उसमें ठीक करो, और जो चीज़ें नहीं ठीक कर सकते हो अपने आप ठीक की जाती है सोसाइटी द्वारा। प्रोफेशनल लेवल पे आई थिंक क्योंकि मैं अभी भी उस सेक्टर में कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं अभी भी पॉलिसी स्पेस में गवर्नमेंट के साथ, नीति आयोग के साथ अभी काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे यही था कि आज तक अगर मैं यहाँ पे टॉप पॉलिसी की बात करता हूँ, और नीति आयोग क्योंकि बहुत ही ब्रॉड लेवल पे पॉलिसी के साथ काम करता है, तो मुझे वो ग्राउंड रियलिटी इसी एक्सपीरियंस से निकल के आती है कि ये प्लान जो हम प्रपोज कर रहे हैं शायद ये लोगों तक काम ना करे, क्योंकि लोगों के लिए आपके GDP का महत्व उतना ज़्यादा नहीं होता जितना उनके दिन के खाने का होता है। तो आप अगर इतनी डिसकनेक्टेड बातें करेंगे जो लोगों को बेनिफिट नहीं पहुंचाती है, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता। तो ये ग्राउंड एक्सपीरियंस आई थिंक वाज माय की टेक अवे ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, कि अगर कोई बोले कि क्या एक चीज़ आप बोलोगे पर्सनल तो पेशेंस, और प्रोफेशनल तो एक तरीके से गुड अमाउंट ऑफ ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग जो निकल के आया। सो आई थिंक दैट वाज अबाउट इट। एंड करंट इंगेजमेंट के लिए मैं अभी अभी भी नीति आयोग के साथ जुड़ा हूँ, पिछले 10 महीने के साथ इनोवेशन मिशन के साथ काम कर रहा हूँ। सो मेरा लार्जली काम इनोवेशन को लेके होता है, मैं कैसे नए इनोवेटिव प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ पे काम किया जाए जो देश को इम्पैक्ट कर सके। और उसका एक की लर्निंग अगेन मैं इसको फिर से एट्रीब्यूट करूँगा अपने SBI के एक्सपीरियंस को, SBI यूथ फॉर इंडिया के एक्सपीरियंस। और आई प्रॉब्ली माई बेस्ट 13 years of work, और यू कैन से अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस जो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा था। आई रिकमेंड दिस टू एवरीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन स्पेसेस ऑफ पॉलिसी, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और जिन लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जाती है उसको समझना चाहता है। सो थैंक यू अगेन आप अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आई होप दिस encourages some more fellows to apply for the program and take this over. Over to you, Alex. थैंक यू हिमांशु। तो अभी हमारे साथ अंकिता है जो उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। Ankita, so you can Namaste go ahead. everyone. Yeah. Yeah. Namaste everyone. मैं अंकिता शर्मा, मैं बायोफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन के साथ राजस्थान बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में महावारी स्वास्थ्य प्रबंधन पर कार्य कर रही थी। यहाँ ज्यादातर जनसंख्या भील ट्राइब की थी। जब मैं वहां पर पहुंची तो जैसे हिमांशु जी ने बताया अभी कि शुरू में यू हैव लाइक प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस बिकॉज वी सी देयर इज अ लॉट ऑफ गैप, lot of divide between urban and rural scenario, but with the time you keep on you get to realize, आपको realize होने लगता है कि Ankita, sorry for interrupting you. आप अगर अपने थोड़ा माइक थोड़ा पास पकड़ लेंगे तो वॉइस आपकी क्लियर होगी। आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है, थोड़ी माइक की आई थिंक आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। Hello Ankita, can you hear us? Yeah. Am I audible now? Yeah, better. Much better now. Thank you. Okay. मैं बायोफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन के साथ राजस्थान बांसवाड़ा घाटोल मेरा गांव का नाम था, जहां पर मैं महावारी स्वास्थ्य प्रबंधन पर कार्य कर रही थी। यहाँ ज्यादातर जनसंख्या भील ट्राइब है। जैसे हिमांशु जी ने अभी बताया
कि जब हम अपने लोकेशन तक पहुंचते हैं तब हमें बहुत वाइड स्कोप दिखाई देता है काम करने का, बिकॉज वी लाइक अगर हम अर्बन सिनेरियो से देखें तो हमें रूरल सिनेरियो और अर्बन सिनेरियो के बीच में एक बहुत बड़ा डिवाइड गैप दिखाई देता है जिसे हम पहुंचते फुलफिल करने की कोशिश करते हैं. बट in like my case that was not the reality. Actually जब मैं वहां पहुंची तो शुरू में आई वांटेड टू वर्क ऑन लाइवलीहुड, मुझे था कि मैं लाइवलीहुड पे काम करने वाली हूँ. पर मैं जैसे जैसे कम्युनिटी में अपने आप को अक्यूप करने लगी, मेरे को धीरे धीरे कम्युनिटी के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में समझने लगा, तो मैंने देखा कि यहाँ पर 21वीं सदी में भी जब महिलाएं और लड़कियां आज भी राख, मिट्टी या मैले कपड़े या गंदे कपड़े का इस्तेमाल माहवारी को मैनेज करने के लिए कर रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस एज अ सोसाइटी वी हैव मेड. सो दैट लाइक उस चीज ने मेरे को बहुत हर्ट किया. और अब मैं वो जो सच जो सिर्फ हम किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज या मूवीज में पढ़ रहे थे, अब मैं उस सच को देख पा रही थी. आई वाज एबल टू रियलाइज कि हमारी सोसाइटी को या इस कम्युनिटी को असली में चाहिए क्या. एक बहुत सारे गैप्स रहते हैं, बट वी हैव टू लाइक इन 13 months वी कैन ओनली फोकस ऑन वन थिंग. सो आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन महावारी स्वास्थ्य प्रबंधन. और इस प्रोसेस में मैंने किस तरह से शुरू किया, ओरिएंटेशन प्रोसेस किस तरह से रहता है. यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप में 3 तरह के रिव्यूज आपके बीच में 2 तरह के रिव्यूज रहते हैं और शुरू में एक ओरिएंटेशन होता है. ओरिएंटेशन में आपको थोड़े गाइडलाइंस दिए जाते हैं कि आपको समझाया जाता है कि आप किस तरह से प्रोसेस को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं, और हर चीज के लिए टाइमलाइन आपको प्रोवाइड की जाती है. आपको मंथली रिपोर्ट सबमिट करने पड़ते हैं, जिसमें आपके 2 मेंटोर रहते हैं. एक लोकल मेंटोर रहता है जो बेसिकली जनरली आपके लोकेशन पे ही रहता है, सो दैट यू कैन गेट देयर गाइडेंस. वो मेंटोर्स यूजुअली एनजीओ स्टाफ रहता है, और बिकॉज दे हैव लाइक एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड, तो दे कैन गाइड यू बेटर. और एज वेल एज वाईफाई टीम्स भी अपने रेगुलर इनपुट देती है. तो शुरू में लाइक आई डिड सम सर्वेस इन द ऑन द ग्राउंड. तो उन सर्वेस की हेल्प से एंड लाइक वाईफाई के गाइडेंस की हेल्प से आई वाज एबल टू फिगर आउट हाउ टू गो फर्दर. Then I made a proper plan for my project, और मैंने awareness create करना शुरू किया through some communal methods like नुक्कड़ नाटक, because if we go and start reading a book or giving speech over these topics, it won't work out. So to be with them, I started working through the नुक्कड़ नाटक्स, some storytelling, और I like kind of involved those people. मैं क्या करती थी, मैं जाके उनके साथ खेतों में बैठ जाती थी और बातें करती थी, उनके साथ खेती बाड़ी करती थी. आई बिकेम अ पार्ट ऑफ देम एक्चुअली. हाँ, और धीरे धीरे, क्योंकि ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है ना, कि मेरे को उनका कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत जरूरी था. और ये सब लाइक एक तरह से मैं उनका परिवार का हिस्सा जैसे जैसे बनती गई, वो लोग भी मेरे साथ इस चीज में बहुत इन्वॉल्व हो गए. और धीरे धीरे मैंने महिलाओं के साथ साथ इस प्रोसेस में पुरुषों को भी इन्वॉल्व किया, सो दैट ये एक सस्टेनेबल प्रोसेस बन जाए. ये खाली 13 महीने की फेलोशिप 13 महीने में सिमट के ना रह जाए. इट शुड गो फर्दर, इट शुड कंटिन्यू, सो दैट जस्ट टू मेक इट सस्टेनेबल मैंने पुरुषों को भी इन्वॉल्व करना शुरू किया. और जस्ट बिकॉज आई वाज लाइक स्टेइंग विद देम एवरी टाइम, और एक पार्ट में बन चुकी थी, दे वर सीरियस अबाउट इट. तो जिस तरह का प्लेटफॉर्म फेलोशिप आपके लिए प्रोवाइड करता है, जिसमें you have to be there, you have to live with them, it's not like you have to stay at a center. तो आप बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उन लोगों के साथ. along with that, जो रिव्यूज के बारे में मैं बात कर रही थी, तो आफ्टर 3 months आपका फर्स्ट रिव्यू रहता है, विच इज बेसिकली विद द एनजीओ. ओके, उसमें आपकी जो एक पर्टिकुलर एनजीओ में जो फेलोज पोस्टेड है या जो एनजीओस के हायर स्टाफ है, एमिनेंट पीपल वर्किंग देयर, they will be reviewing your project. They'll give you a proper guideline for another few months, so that you can enhance your project in a better way. Then after 6 months आपका second review रहता है. Like if I share my experience with my second review, I think that was it changed my project completely. I was working on my things by that time, and I was facing a lot of hurdles in between. Like mostly I was worried about
अभी तक तो मैं यहाँ पर हूँ, मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरे जाने के बाद ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू होगा या नहीं, जो चीजें मैं अभी बात कर पा रही हूँ कहीं लोग वैसे ही जैसे 6 महीने पहले था वैसा ही तो नहीं हो जाएगा। तो उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए जो सेकेंड वीडियो कंडक्ट किया गया उसमें कैसे रहता है, 2 कोहर्ट्स रहते हैं, अगस्त और अक्टूबर कोहर्ट। वो सब फेलोज को एक साथ बुलाया जाता है, दोनों कोहर्ट्स मिलते हैं, पूरा वाईफाई टीम वहां रहता है, एनजीओ के स्टाफ जैसे हमारे 12 प्रोग्राम एरियाज हैं उनसे रिलेटेड एनजीओ के स्टाफ वहां पर प्रेजेंट रहते हैं टू रिव्यू आवर प्रोजेक्ट्स, टू गिव आवर इनपुट्स। Along with that, we call some like famous people who are like working in those fields. So those are not related to NGOs or some NGO or Wi-Fi. So they can review our project and give us better guidelines over that. So मेरे project में ग्रीन चेंज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंगलोर में है, उनसे एक लेडी आए थे, वो 30 ईयर से मेंस्ट्रुएशन पर काम कर रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने जो गाइडलाइंस मुझे दिए उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट का लेवल एकदम चेंज हो गया। व्हाट शी सजेस्टेड मी कि अभी आप उनको सिर्फ क्या करना है वो सिखा रहे हो, आप उनको ये सिखाइए कि ये करना कैसे है, आप खुद ट्रेनर मत रहिए, आप उनको ट्रेन कीजिए, जो दैट एक पीओटी क्रिएट कीजिए, सो दैट आपका नॉलेज बेस एक्सपेंड हो जाएगा। मैंने शुरू में टारगेट किया था कि मैं एक गांव में काम कर रही हूँ, बट यू वोंट बिलीव बाय द एंड ऑफ द फेलोशिप आई रेप्लिकेटेड द सेम प्रोजेक्ट इन 10 विलेजेस विद द हेल्प ऑफ दोस पीपल ओनली, थ्रू कम्युनिटी ओनली। और उसके साथ साथ वी ट्रेन few girls to stitch the pad so that they do not rely on other companies or other market or on the NGO itself to procure the pads and all. तो उन लोगों ने इसको इस तरह से रेप्लिकेट करना शुरू किया और रेप्लिकेशन की वजह से ये प्रोजेक्ट आज भी कंटिन्यू हो रहा है। तो इट्स बीन 2 years और आज भी वहां पर औरतें पैड स्टिच कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खुद भी यूज कर रहे हैं, और मोस्टली आई बिलीव कि इस बारे में बातचीत अभी तक भी जारी है। और ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये जब मेरा फेलोशिप खत्म होने वाला था तो उस टाइम पर मैंने एक महिला महोत्सव अरेंज किया था टू रीच आउट द लेडीज हु वर लाइक फ्रॉम वेरी पुअर इकोनॉमिकल ग्राउंड। तो हम लोगों ने इसको 500 लोगों के लिए प्लान किया था, बट इट वेंट बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। 1000 औरतें यहाँ पर मौजूद थी और सब लोगों ने, जो ये फोटो है इसमें मेरे को एक तसल्ली दिलाई थी कि आप जा रहे हो, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर रहेगा। तो लाइक फेलोशिप एंडेड फॉर मी, बट द जर्नी, द एक्सपीरियंस इज स्टिल आई एम कैरिंग विद माई सेल्फ। और जैसे हम बहुत सारे वर्ड्स, बहुत पावरफुल वर्ड्स अपनी लाइफ में यूज करते हैं ना, एम्पैथी, पेशेंस और इफ आई से चेंज मेकर्स, ये सब का असली महत्व और असली मीनिंग मेरे को फेलोशिप में ही समझ आने लगा। विद दिस आई पास इट ऑन टू गुरु। थैंक यू। Thank you so much, Ankita. I think we'll move on to the next alumni with us. Gurkaran, yeah, please, you can share your journey. Gurkaran, you can go ahead. If you are able to listen to us, you can go ahead. Are you there, Gurkaran? Hi, Alex, can you hear me? I just want to check if I'm audible. Yeah, you are audible, Gurkaran. You go ahead. I think Gurkaran को कुछ issues हो रहे हैं. So meanwhile, Alex, shall we take some questions?
Can you please unmute, Alex? I think you are on mute. Yes, sure. So we can take questions. Yes. Yeah, actually, Gurkaran is back, so we'll see if his voice. Yeah, hi Yeah, I Gurkaran. hope I'm audible now, right? हाँ, हम लोग आपको सुन पा रहे हैं. Go ahead. Yeah, so thank you अंकिता. मेरा नाम गुरकरण सिंह बख्शी है और हिमांशु की तरह मैं भी 16-17 बैच का ही हूँ. I basically graduated from Delhi University in 2011. मैंने वहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ा और उसके बाद in 2013 मैंने अपना मास्टर्स इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन. Before coming to Wi-Fi and before coming to SBI Youth for India, I was doing a normal job. और मैं पहले कॉर्पोरेट मीडिया में था, मैंने जर्नलिज्म में भी काम किया और उसके बाद आई थिंक और लोगों की तरह भी आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग दैट रियली सेटिस्फाइज मी. और आई थिंक उसके बाद मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में आने के लिए आई इंटर्नड इन अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ वेरी फनी और बहुत मतलब मैं किस्मती बोलूँगा कि मैं एक बार ATM से पैसे निकाल रहा था और मेरे को वहाँ पे SBI वाईफाई का एक ऐड देखा एंड आई वाज मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्या हो सकता है. मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था ऑनेस्टली. और उसके बाद जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, इंटरव्यू हुआ, हम लोग मदुराई गए. तो मेरा जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन था वो था दान फाउंडेशन, जो कि बहुत ही बड़ा नॉन प्रॉफिट है तमिलनाडु में और उनके इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हैं. मेरे लिए स्टार्टिंग में मैं वहीं पे काम कर रहा था. मेरी लोकेशन भी रूरल मदुराई ही तय हुई फिर. और मैं वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम 15B मेटुपट्टी है, जो कि अलंगनलूर ब्लॉक में है, जहाँ पे जल्लीकट्टू फेमस है. मैं खुशकिस्मती समझूंगा कि मैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट पार्ट ऑफ इंडिया मेरी लोकेशन चूज हुई. अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोलने से पहले मैं बताऊंगा कि जब आप एक जगह जाते हो एज अ फेलो, आप इसको ये मान के चलिए कि आपके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को टेस्ट करके देख सकते हैं कि आप में कितना मेटल है. आपके सारे डाउट्स दूर हो सकते हैं, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं. मैं जब गया वहाँ पे तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लैंग्वेज. और नॉर्थ इंडिया से आके एक साउथ इंडियन तमिल विलेज में आके मेरे को एक प्रोजेक्ट पूरा करना है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी लैंग्वेज ही रही. मैंने तमिल सीखी भी, बहुत एंजॉय भी किया और काफ़ी नीड असेसमेंट स्टडीज़ करने के बाद, मतलब उसका मतलब ये है कि जैसे हिमांशु और अंकिता ने भी बोला था कि ऐसा नहीं है कि हमको जो लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे दिमाग में वही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो मैंने कम्युनिटी की मदद से ही जानने की कोशिश करी कि उनकी क्या दिक्कतें या उनकी क्या ज़रूरतें हैं जो मैं पूरी कर सकता हूँ अपने स्किल सेट्स के साथ. और एजुकेशन पे काम करूँगा. ये इसलिए मैंने तय किया क्योंकि मेरे सर्विस में मैंने ये पाया कि वहाँ पे यूथ एम्प्लॉयमेंट का बहुत ही बुरा हाल है. वहाँ के जो युवा हैं उनके स्किल सेट्स, उनके एजुकेशन स्टैंडिंग्स के हिसाब से वो लोग बहुत ही मतलब इंजीनियर जो है वो फैक्ट्री में बोरी उठाने का काम कर रहा है. डिप्लोमा होल्डर जो है वो भी यही काम कर रहा है. तो मेरा काम यही था कि एक कंसोलिडेटेड स्ट्रैटेजी बना के दूँ एटलीस्ट उन 2 गांव के लिए और पर्टिकुलर से एक गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए, कि हम अगले 5 साल या 10 साल के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स सुधरें. मेरा जो प्रोजेक्ट था, वो जो अप्रोच मैंने ली वो थी लैंग्वेज लर्निंग और टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स. इसके लिए मैंने मॉड्यूल्स भी खुद बनाए, करिकुलम भी खुद बनाया और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग भी खुद करी.
और बहुत कुछ सीखने को मिला। आप जब शहर में रहते हैं इतने साल और आपको गांव में जाने का मौका मिलता है, तो इट इज़ लाइक अ बेल कर्व। आप स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कतें आती हैं, बट बिलीव मी, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, आप अगर टोटली इनग्रॉस्ड हैं उसमें, तो मैं अब उस समय को याद करता हूँ कि कितना कुछ एक्सपेरिमेंट, कितना कुछ सीखने को मिला। लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में ये फॉलो करने को नहीं मिलता। वो एक ही कर्व चलते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आगे चलते हैं पीछे चलते हैं, पर आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी के साथ, मतलब आप एक नई एक तरीके से सोसाइटी के साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं। आप खुद कितना सीख रहे हैं। और मैं तो बहुत खुशकिस्मत समझूंगा कि मैं उस एटीएम में गया और मैंने फेलोशिप के बारे में जाना, अप्लाई किया। जब मेरी फेलोशिप ख़त्म हो गई तो हमारा जो वैलिडिक्शन था वो दिल्ली में ही हुआ। हम सब एक साथ इंडक्शन में मिले थे और 13 महीने बाद एक दूसरे को देखा। हम बीच में भी मिलते रहते थे रिव्यू में, पर हमने ये देखा कि सबके दिमाग में डाउट था स्टार्टिंग में कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पर आई थिंक एट द एंड ऑफ इट वी मेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, वी लर्नड अ लॉट। और फॉर यंग प्रोफेशनल्स मैं फिर से इस बात पे तवज्जो देना चाहूँगा कि ये एक तरीके की लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ही है। आप इसको इसी तरीके से समझिए, आप इसको जॉब की तरह मत समझिए। आप इसको एक ट्रैम्पोलिन की तरह समझिए कि आप इस पे जाएंगे तो आप अपनी ही ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। मैं फेलोशिप ख़त्म करने के बाद अभी मैं एक यूरोपियन नॉन प्रॉफिट है इंस्टीट्यूट H21 जो कि चेक रिपब्लिक में है। मेरे को ये जॉब भी मेरी फेलोशिप की वजह से ही मिली, क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंस में गया था अपने नॉन प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वहाँ मैंने नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते हुए लोगों से इंटरेक्ट किया, कोलैबोरेट किया, और अंत में इसी फेलोशिप की वजह से आई थिंक अभी मैं एक इंटरनेशनल टीम का पार्ट हूँ। हम अभी भी फेलोशिप के उतने ही हिस्से हैं जितना पहले थे। और मैं इस बात को फिर से एम्फसाइज करना चाहूँगा कि आप ज़मीनी स्तर पे जाके आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। जैसे हिमांशु जी ने बोला कि हमको ऐसा लगता है कि फार्मर सुसाइड करने की गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है। आप ये देखते हैं कि आप ज़मीनी स्तर पे जाके आपको पता लगेगा कि आपको एक जिसको नुआंस कहते हैं, कि एक नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि किसी चीज़ या किसी ट्रेंड का होने का रीज़न क्या है। मेरे फेलोशिप में अंकिता जी ने बोला जैसे अपने एक्सपीरियंस में कि उनको पेशेंस, बहुत पेशेंट होने का मौका मिला, उन्होंने ये वर्च्यू सीखा। हर दिन किसी ना किसी टाइप की फ्रस्ट्रेशन होती थी। कभी मैं जैसे मान लीजिए अपने सेशन कम्युनिटी हॉल में करता था, तो कभी लाइट नहीं आ रही है, पर आप उसके साथ सीखते हैं। आप रिएक्ट करने से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि प्रोफेशनल लाइन में ये आपके लिए एक तरीके का बूट कैंप ही है, जो लोग इसको उस तरीके से समझना चाहें। मेरे प्रोजेक्ट की वजह से मेरे उस साल में 7 लोगों के एम्प्लॉयमेंट आउटकम सुधरे, उन लोगों को जॉब मिला, उनकी स्किल बिल्डिंग हुई। मैंने कहीं और एक्सटर्नल फाउंडेशन के साथ भी कोलैबोरेट किया, ये देखने के लिए कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मेरे 13 महीनों तक सीमित ना रह जाए, बल्कि उसके बाद भी उसकी छवि बनी रहे। और अगेन, हाँ, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए दिस विल आपको एक ऑलराउंड एक्सपीरियंस देगा, ये आपको डेवलप होने का मौका देगा। और आई थिंक आपकी आवाज थोड़ी आपको ये मैं बात बताना चाहूँगा कि आपको एक डोमेन नहीं है जिस पे आपको सिर्फ काम करने का मौका मिलेगा। एजुकेशन है, गवर्नेंस है, और आप जैसे मेरे साथ ये हुआ कि मैं सोच के गया था कि मेरे को एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करना है। ऐसा नहीं हुआ। आप ज़मीन पे जाएंगे, आपको दिखेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। कहीं आपको लगी कि कोई चीज़ प्रॉब्लम होनी चाहिए लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। आपका लाइफ का नज़रिया बदल सकता है। आई वुड रेकमेंड दिस
टू अप्लाई, और इसको सही नीयत के साथ अप्लाई करिए और आपको सही रिजल्ट भी मिलेंगे. आई थिंक with that I would like to conclude, and I would really thank the MEDA team and the Wi-Fi team for having me. Thank you. Thanks a lot, Gurkaran. I think very inspiring. So now, Alex, we shall get to. We shall start with questions. So I will start sharing the questions asked by our users one by one. So Alex, if you can unmute yourself, you will be able to answer the questions. Sure. Yeah. So I will start saying the questions जो कि already लोग पूछ चुके हैं, और जो भी viewers हमें देख रहे हैं, so या सुन रहे हैं, so I think we should continue to post questions. We'll get to them one by one. Okay. So first question is fellowship के लिए eligibility क्या है? This question is by Chandrasekhar Jha. So and on a related note, I think somebody has asked the question that somebody has asked the question कि fellowship में diploma students eligible हैं क्या? So I would request you to take both the questions. So eligibility and are diploma students eligible or not? I think they are connected, so you can take them together. Sure. So जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो हमारा 3 मेजर क्राइटेरियाज हैं. एक है एज के बारे में जब बात करते हैं तो दे हैव टू बी बिटवीन 21 to 32 years of age, which is 21 से 32 years of age के होनी चाहिए. और उनका जैसे एजुकेशनल क्राइटेरिया वुड बी दे हैव टू बी एन अंडरग्रेजुएट/बैचलर्स प्रोग्राम होना चाहिए इनका. एंड किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं. डिप्लोमा अनफॉर्चुनेटली वी विल नॉट बी एबल टू उनको अकोमोडेट करने के लिए, बट बैचलर्स एंड अंडरग्रेजुएट जो भी हैं दैट विल बी द मिनिमम क्राइटेरिया इस फेलोशिप के लिए. और जब हम तीसरा फैक्टर देखेंगे, उनका जैसे नेशनैलिटी इंडिया होना चाहिए या OCI होना चाहिए. तो OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए. सो ये 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं इस फेलोशिप के लिए. Okay, sure. And next question is by Devanjan. He is asking, as a civil engineering graduate, I am confused about my domain and role in Wi-Fi. Would like to get some guidance from fellows. So I think this question, Devanjan is trying to ask you, as a civil engineer, how can he, impact the community if he joins the fellowship? Yeah. So if you can, give him some guidance based on your experience, or if maybe Himanshu can, offer some guidance, whether as a civil engineer will he be able to contribute to the community development work? Right. Sure. So yeah, Alex, go ahead. तो आई थिंक हिमांशु जी भी इस पे ऐड कर सकते हैं. तो एक तो है कि जैसे फेलोशिप देखा जाए तो हमारे फेलोज डिफरेंट स्ट्रीम से आते हैं. एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो डायरेक्ट उनका जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज है वो सोशल वर्क पे इम्प्लीमेंट करें, या उनके जैसे किसी और इंटरेस्ट एरियाज हो तो उस पे भी वो काम कर सकते हैं. तो स्पेसिफिकली एक एग्जांपल जो निकल के आ रहा है जब हम सिविल इंजीनियर्स के बारे में बात करते हैं, तो खासकर वाटरशेड डेवलपमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट पे उनका एक्सपर्टीज अभी भी जैसे एनजीओस की तरफ से उनका उसका एक रिक्वायरमेंट होता है. तो वो एक स्पेसिफिक एग्जांपल मुझे ध्यान पे आ रहा है. एंड अगर हिमांशु जी कुछ और ऐड करना चाहेंगे देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू दैट. राइट. सो थैंक यू एलेक्स. सो सिविल इंजीनियर के लिए मैं पहले सिविल इंजीनियरिंग के बता देता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा जनरल भी. माय बेस्ट फ्रेंड हु आल्सो अप्लाइड इन द फेलोशिप हु गॉट इन दाड़ी जशवंत, ही वर्कड इन बेयरफुट एज अ सिविल इंजीनियर. एंड उसका ग्रेट एग्जांपल मुझे याद आता है कि his final year project was on mapping the water resources and rainwater harvesting in the college campus where he was studying. And later on he went ahead and used the same knowledge set to map the water resources in the community that he was working in. And उससे फिर उसने drinking water की जो crisis थी उस पर काफ़ी डिटेल में काम किया. This is one example where civil engineering plays a good role. उससे थोड़ा सा extended example is another fellow who had worked, I remember, in Gram Vikas in Odisha, where he was actually not a civil engineer but an architect, and he had designed a lot of good tools to use with the furnitures to make it more multi-purpose, and so the students could afford it, make it by themselves. In general, engineering can also be applied in many more fields, like as Alex had pointed out, कि watershed development में बहुत बड़ा rural community में कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं है. So that's one place where you can contribute.
लोकल बाम्बू मैन्युफैक्चरिंग से काफ़ी लोगों ने काम किया है, उस पर इंजीनियरिंग का काम आता है. In my case, like I use instrumentation engineering that I expertise in to make machineries for tomato processing. So like this, you can find use cases, and because you are trained in a certain subject, you have a good lens to look at problem through that technical learning that you've had. So yeah, definitely, civil engineering or any engineering or any graduate for that matter of fact can contribute as long as you open both your community lens and the knowledge set that you have gained over time. Right. So yeah. I think that's a great answer. So to kind of summarize Himanshu's answer, Devanjan Himanshu ne कहा कि as a civil engineer you can contribute to the rural infrastructure. So toilets, watersheds, homes. I think all of other community infrastructure जो भी मतलब village में बनता है, I think you can contribute there. So I think for an engineer there are lots of opportunities, and generally skilled people like civil engineers are not present in villages, right? To mentor maybe masons or to work with masons or plumbers. So I think as a civil engineer you can contribute a lot. So next question is actually by Deepak Soni. I'll display that on the screen. So Deepak Soni says, I am biotechnology graduate and microbiology postgraduate. Is there any research related program run by an NGO so I can utilize my skill there? So I think बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के ग्रेजुएट्स जो के से बैकग्राउंड के जो लोग हैं, how can they contribute to community development? I think that's a very interesting question. Himanshu, would you like to take that? Like, sure. One example that I know, I can just quote an example. I'll not go deeper into the subject because of lack of understanding of microbiology. Sure. But there are two students, in fact. One was an associate who had worked with MSSRF, Kavya, who worked on menstrual issues and later went on to to lead an organization which she's working in right now that works on manufacturing of menstrual pads, reusable menstrual pads. That's one great example how. And she, if I remember correctly, is also a PhD graduate. Sorry, a PhD. She was pursuing her PhD in microbiology or bio-related subjects. So a great example of how that understanding helps. Another Himanshu, one small request. If you can answer in Hindi, that will be better. Okay, ठीक है. तो एक और फेलो थी हमारी. आई रिमेम्बर शी एक्सपर्टाइज्ड इन न्यूट्रिशन साइंसेस. तो उसका न्यूट्रिशन साइंस का जो एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे उसने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाई वो सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए. न्यूट्रिशन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है कम्युनिटी हेल्थ के लिए, तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है. सो अगेन ये दो ऐसे एग्जांपल्स है जिन्होंने लोगों ने जो रिलेटेबल एक्सपीरियंस है उससे कंट्रीब्यूट किया है. एंड और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं, बट it's a good way to help the community or help any other programs that an NGO run. ठीक है. I think would anybody else like to add to this? Gurkaran or Alex, do you have any perspective, or maybe Ankita? Microbiology postgraduate and biotechnology graduate is trying to understand how can he contribute to rural development. Okay, so maybe I think if we don't have any other input on this question, so Alex, maybe we can get back to this user after the session is over, and maybe research के बारे में तो मैं specifically. Sorry Gurkaran, I think आपकी आवाज में थोड़ा lag है, so we are actually moving to next question. Okay. So yes, next question is by Prerna Pathak. Alex, I think you can take this. She is asking कि my graduation will get over by July probably, so is there any chance I can apply? I'm highly interested in this kind of work, and I think इन्होंने पहले भी बोला था कि कोरोना की वजह से इनकी थोड़ी graduation delay हो गई है, but she is interested. So she had a similar question before. So if you can maybe answer that will be great. Yes, so they have to technically finish their graduation by the time they join the orientation. तो हमारा ओरिएंटेशन जैसे अगस्त में शुरू होता है, विच मीन्स अगर इनका जैसे जुलाई में ग्रेजुएशन हो जाता है एंड इनके तरफ से अगर एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मंगवा सकते हैं और वो अगर सबमिट किया जाएगा, दैट शुड बी इनफ. एंड उसके बाद जब उनका फाइनल मार्कशीट प्रोसेस हो जाए वो हमें हमारी टीम को सबमिट किया जा सकता है. सो अगर उनका जैसे फेलोशिप से ग्रेजुएशन अगस्त के पहले खत्म हो जाए, देन दे आर एलिजिबल टू जॉइन द बैच दिस ईयर.
Okay. So Prerna, the answer is yes, you should apply. But keep in mind, I think the application deadline is 18th May, which is on Monday. So I think जिस जो भी सुन रहा है और अप्लाई करना चाहता है, you need to be very quick. I know कि हमें थोड़ा सेशन जल्दी करना चाहिए था, but I hope this is helpful. So okay, next question is from Kaushik. As this corona outbreak, will the regular selection process stay, and what about the time of postings? Ankita Sharma or maybe Alex, you can take this question. So this is a question that currently going by हमारा जो process है, जहाँ अभी देखेंगे तो currently हमारा online application process शुरू है and ongoing है, और interviews usually हमारा जैसे जून के महीने में होता है and हमारा फेलोशिप अगस्त के महीने में शुरू होता है। तो अभी जैसे देखा जाए तो अगले एक महीने में हमको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे इसका पूरा प्रोसीडिंग्स होंगे, और जैसे हमें क्लैरिटी मिल जाए हम हमारे कैंडिडेट्स के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। बट करंटली व्हाट वी कैन टेल यू इज ऑनगोइंग एप्लीकेशन पे अगर फोकस कर सकते हैं हमारे कैंडिडेट्स, एंड एट द सेम टाइम अगर वो उनके इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर लें, उसके बाद हम उनके साथ टच पे रहेंगे एंड इसके ऊपर और अपडेट्स शेयर करेंगे कि कैसे आपका फेलोशिप प्रोसीड होगा। Sure. So basically Alex is saying कि आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिए, और जैसे जैसे अपडेट्स इनके पास होंगे आप लोगों के पास भी शेयर कर दिए जाएंगे। और आई थिंक रेगुलर अपडेट्स ईमेल पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चैनल्स पे डेफिनेटली SBI टीम शेयर करती रहेगी। So next question is actually from Vishakha. She's asking, can we work in our interested area which is nearby our resident? Basically she is asking कि भाई अपने इंटरेस्ट के एरिया में अपने घर के पास कैन दे get the posting, do they have control on that, or how does the placement with NGOs work basically? तो आई थिंक जैसे गुरकरण उनके प्रेजेंटेशन के समय शेयर कर रहे थे कि उनका जैसे लोकेशन ऑलमोस्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट था जहां से वो रहते हैं, और ये भी जैसे एक आपका फेलोशिप पे एक बड़ा हिस्सा प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ आपका कल्चरल एक्सपोजर एंड डाइवर्सिटी अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर मेरा एग्जांपल भी लेंगे, मैं तमिलनाडु से हूँ और मैं कभी नॉर्थ इंडिया में कभी रुका नहीं हूँ, जैसे ट्रैवल तो किया मैंने मगर कभी स्टे नहीं किया है एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, और मेरा जैसे लोकेशन राजस्थान में था। तो वैसे ही सिमिलर पॉलिसी फॉलो किया जाता है जहां नॉर्थ के फेलोज को साउथ या कहीं नियर बाय रीजन्स पे फेलोशिप करने का एक मौका मिलता है, एंड साथ ही साथ साउथ इंडियंस जैसे नॉर्थ इंडिया में जाके हमारे पार्टनर एनजीओस के साथ काम करते हैं। ओके, श्योर। प्रेरणा का एक फॉलो अप क्वेश्चन है, सो कैन द फॉर्म बी सबमिटेड without feeding the information about graduation as it's mandatory? So what do you suggest to Prerna? So विद इन द एप्लीकेशन प्रोसेस, वहां पे जब आप आपके जैसे एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के बारे में शेयर कर रहे हैं तो उसमें टेंटेटिव डेट ऑफ ग्रेजुएशन का भी एक फील्ड होगा जो आप उस पे भर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आप जुलाई 2020 के अंदर खत्म कर लेंगे आपके ग्रेजुएशन, तो आप वो डेट मेंशन कर सकते हैं। और अगर इस पे जैसे आपको और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होगा और अगर आप कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो हमारा एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम है जो आपका क्वेरीज आंसर करेंगे, और उसके बारे में भी मैं आपको शेयर करना चाहता था कि ये हमारे जो वेबसाइट है youthforindia.org, उसके FAQs सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। FAQs ये होते हैं जो फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा फेलोशिप प्रोसेस के बारे में और डिटेल्स मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो आप ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कम्युनिकेट करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। So Prerna, you can basically fill July 2020 as your graduation date, or you can write to the support team. I think you will find the email address on the Wi-Fi website, right? ठीक है. Next question is from Manoj. He's asking what are the various kinds of opportunities that could open up for a fellow after the fellowship. So Gurkaran or Himanshu, if you would like to answer this question, keep it brief, but yeah, I think given that you've went from the you've gone from the fellowship to interesting work, please share your perspective on this question. So
आई थिंक मेरे केस में तो ये हुआ कि मैं जो प्रोजेक्ट मेरा था फेलोशिप के दौरान एजुकेशन, उसी में मैं फिर आई थिंक एक मैंने डीप डाइव ले लिया। मैं तो आपको बोलूँगा इट्स ओनली गोना ऐड वैल्यू। हाँ, इट्स गोना मेक सेंस कि अगर मान लीजिए आप गवर्नेंस में काम कर रहे हैं फेलोशिप के दौरान, तो उसके बाद आप गवर्नेंस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ में जा सकते हैं। पहली बात तो आप अगर आपके दिमाग में ये है कि ये हमारा एक तरीके का फ्लो तोड़ देगा कि क्या हम वापस कॉर्पोरेट में जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फेलोज हैं जो कॉर्पोरेट से आए, उन्होंने सबैटिकल लेके एक सोशल इम्पैक्ट ईयर उन्होंने पूरा किया एंड देन दे वेंट बैक टू द जॉब्स। ये एक तरीके का वो है। दूसरा ये है कि आप आते हैं, आप एक पर्टिकुलर वर्टिकल को एक्सप्लोर करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो सकता है, वो एजुकेशन हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, और फिर आप उसके बाद उसी में आप आई थिंक आपका एक पूरी तरीके से एक नया एक नई जॉब डोमेन खुल जाती है आपके लिए। सो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपकी लीनिंग क्या है आपके फेलोशिप के बाद। मैं तो ये बोलूँगा कि इवन आफ्टर द फेलोशिप अब मेरे पास एक जो अलुमनाई नेटवर्क है वो मेरे को प्रोफेशनली बहुत हेल्पफुल है। सो that's what I would want to say. Sure. Thank you, Gurkaran. So next question is from Chandralekha. She's asking, we have not received any confirmation about the receipt of the application process or receipt of the application. Can that be cleared? So Alex, I think if you can answer that question from Chandralekha. Yes. So usually I'm also going to, with your permission, अंकित, I would also like to just application process का एक 2 मिनट brief देना चाहता हूँ, और वो भी presentation में ही है। और उस पे अगर देखा जाए तो वो प्रोसेस पे देखा जाए तो चंद्रलेखा का क्वेश्चन भी मैं आंसर करना चाहूंगा कि जैसे आप आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसके 2 हफ्ते के बाद करीबन आपको एक स्टेटस मिलेगा कि आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस अभी कहाँ पर है, एंड वी कम्युनिकेट टू ऑल फेलोज, ऑल कैंडिडेट्स के साथ कम्युनिकेशन जाएगा। एंड अगर मान लीजिए आपको इस पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं और हमारे सपोर्ट डेस्क उसको क्लैरिफाई कर सकता है हमारी तरफ से। ठीक है। So I think Chandralekha, you will get a status update after 2 weeks from the application date, right? Yes. Alex? Okay, cool. Yes. All right. Next question is from Shweta. She's asking, kindly put on your views on how a mass communication and journalism student can contribute. So anyone, I think Ankita, if you would like to answer this question, maybe you can also answer. Mass communication and journalism student. Yeah, I believe Gurkaran also happens to be from that background. Achha, from back. Okay, Gurukaran, go ahead. Mass communication and journalism student, how can they contribute to the community development during the fellowship? So the thing is कि जिस non-profit में मैं काम कर रहा था, दान फाउंडेशन for example, they had a great community radio program. तो मेरे बैच के बाद जो फेलोज आए उन्होंने भी उस पर काम किया। लेकिन अगर आप मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का यूज़ करना चाहे तो आई थिंक बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक फील्ड होती है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की। मास कम्युनिकेशन के अंदर एक सब फील्ड होती है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। तो एज पर्टिकुलर एज आपको जो गवर्नमेंट स्कीम्स का अवेयरनेस जनरेशन होता है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फिल करने की कोशिश कर रही हैं, आई थिंक वहाँ पे भी बहुत इस्तेमाल हो सकता है। आप अगर एजुकेशन और आपको अगर लाइफ स्किल्स बनानी है बच्चों में, तो आप उनको आजकल फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आल्सो आर, मतलब वो काफ़ी इनकरेज कर रहे हैं कि उनको ऑडियो विजुअल स्किल्स और मास कम्युनिकेशन की स्किल्स एज लाइफ स्किल्स पैकेज उनको स्कूल में ही मिले। तो मैं तो इतना ही बोलूँगा कि आपकी जो मास कम्युनिकेशन का जो माइंडसेट है, वो आप एक तरीके से सोशल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकती हैं, स्टार्टिंग विद स्कीम अवेयरनेस जनरेशन, और इसमें और कई हिस्से हैं। सो नॉट कीप इट लॉन्ग, पर काफ़ी स्कोप्स। Okay, I think that's great. Next question is from Prachi. She's asking, in this fellowship, is ex-fellow reference required?
So Alex, I don't think that is required, right? नो सो हमारे फेलोशिप में देयर आर रिकमेंडेशंस दैट वी रिक्वायर, जहां आपको आपके प्रोफेशनल रिकमेंडेशन, अगर आप कहीं काम किए हैं तो उनके मैनेजर से या जैसे आपके इमीडिएट रिपोर्टिंग पर्सन है उनसे आपको रिकमेंडेशन लेना होगा, और साथ ही साथ आपको एकेडमिक रिकमेंडेशन लेना होगा जिसपे आपके एचओडी या आपके प्रोफेसर की तरफ से आप एक रिकमेंडेशन लेंगे। एंड अगर आप किसी फेलो को जानते हैं तो उनका रेफरेंस भी दे सकते हैं, मगर वो रिक्वायर्ड एंड मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। Similarly, I think one more user had asked he is struggling for references. So what is your advice to him? I think आपने briefly answer किया था कि you can ask your college professor, ask other people for professionally for references. But anything else that you'd like to add apart from that? सो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज रिकमेंडेशन के अंदर ही, जहां हमने हमारे वेबसाइट पे इसको लिस्ट डाउन किया है। तो एक तो है कि अगर आप जैसे कहीं काम नहीं किए इसके पहले, और अगर कहीं आपने कहीं इंटर्नशिप किए हैं या वॉलंटियरिंग किए हैं, आपके स्कूल या कॉलेज की जो सोसाइटीज हैं उस पर अगर आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं तो उनके तरफ से आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं। और आपका जैसे एकेडमिक देखते हैं तो आपकी टीचर या लेक्चरर से रिकमेंडेशन लेना एक बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए, हम बिलीव करते हैं। और इसका एक ऑनलाइन फॉर्म है जो उनको भरना होगा, और अगर इस पे अगर आपको कोई इश्यूज फेस कर रहे हैं तो हमारी सपोर्ट टीम अगेन आपका कंसर्न इसको इंडिविजुअली देख के आपको सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है। Next question is from Swati. She says, one of my recommenders has already submitted the recommendation, but my other recommender has not received the email yet. Please tell me what should I do? So again हमारा जैसे यही होगा कि these specific concerns is being met by our team, and अगर ये questions अगर हम जैसे ले सकते हैं in a private manner, जहां आप अगर हमारे contact us team को reach out कर रहे हैं, then वो इसके वो address करेंगे। and So हमारे Alex, तरफ से yeah, so I was just asking अगर आप अपनी email ID बता दें of the support email address, I can type there and people can write to them. Yeah, so it is contact us at youthforindia.org. Contact us at youthforindia.org. तो हम जैसे इसको हमारे प्रेजेंटेशन में भी एक बार दिखा देंगे। ओके यस, ठीक है। सो अंकित, आप मुझे बता सकते हैं तो क्विकली, मुझे बस एप्लीकेशन प्रोसेस को समझाना था ताकि लोग और डेडलाइन के बारे में भी एक बार क्लैरिटी मिल जाए। और प्लीज गो अहेड, या प्लीज गो अहेड। ठीक है, पक्का, श्योर। तो इस साल जो देखा जाए तो 2020-2021 बैच हमारा 8th बैच होगा ऑफ द फेलोशिप, एंड इसका प्रोसेस हम थोड़ा समझाना चाहेंगे। और आपको अगर अप्लाई करना हो तो आप u4.in जा सकते हैं, छोटा वेबसाइट है YOU नंबर 4.in। तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक एप्लीकेशन लैंडिंग पेज मिल जाएगा जहां आप आपकी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। तो हमारा स्टेप वाइज प्रोसेस देखेंगे तो एक है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, तो ये आपका पहला स्टेप होगा जहां आप आपके बेसिक डिटेल्स इस पे शेयर कर रहे हैं, और खासकर एक चीज शेयर करें कि क्यों आप इस फेलोशिप परस्यू करना चाहेंगे। तो इसके बेसिस पे हमारा टीम रिव्यू करेंगे आपके एप्लीकेशन, एंड अगर एलिजिबल होंगे तो आपको एक इनविटेशन मिलेगा, एक असेसमेंट ईमेल, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन असेसमेंट करेंगे, और ये आपका दूसरा फेज हो जाएगा। तो फेज 2 को ऑनलाइन असेसमेंट बोला जाता है, जहां एक डिटेल्ड सेक्शन होगा जिसपे आपका प्रोफेशनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स आप इसमें भरेंगे, और खासकर आपके बारे में और हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि हम आपको समझें और आप क्यों इस फेलोशिप परस्यू करना चाहते हैं वो समझें। तो वो ऑनलाइन असेसमेंट के थ्रू होगा, और उसका स्क्रीनिंग एक कमिटी करेंगे जिसके थ्रू जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। और वो जैसे इंटरव्यूज हमारे 4 मेजर मेट्रोज हैं जहां वो आपके इंटरव्यू दे सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड बैंगलोर। तो वहां पे आके आप हमारे पैनल के फ्रंट पे इंटरव्यू दे सकते हैं, और जो इंटरव्यूज में सेलेक्ट हो जाएंगे
उनको इंडक्शन सेरेमनी जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा हमारा उस पे इनवाइट किया जाएगा एंड वहां पे डिटेल्ड हमारे फेलोशिप एंड सोशल सेक्टर के बारे में इन डिटेल एक 10-day ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और उसके बाद आपका फेलोशिप शुरू होगा। तो जैसे हमने कहा था u4.in है एंड जैसे यहाँ पे मैं क्विकली हमारे ये भी ऐड कर देता हूँ, अगर रीच आउट करना चाहेंगे कुछ क्वेरीज के साथ तो आप कॉन्टैक्ट अस एट यूथ फॉर इंडिया को रीच आउट कर सकते हैं। ये है हमारा ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट अस एट यूथ फॉर इंडिया और हमारे सपोर्ट टीम आपको आपके क्वेरीज को कवर करेंगे। और जैसे कहा था पहले हमारा एप्लीकेशन 18 मई को कंक्लूड हो रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी ही प्रोसेस शुरू करना हम रेकमेंड करेंगे। और जैसे हम आपको बताए थे मैं कमेंट सेक्शन भी देख रहा था, तो ये एक फेलोशिप प्रोग्राम है और ये जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। और यूजुअली फेलोशिप के बाद हम हमारे फेलोज जैसे हमारे जो नेटवर्क है उसके थ्रू उनको पोस्ट फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए असिस्टेंस देते हैं, मगर जॉब प्लेसमेंट नहीं ऑफर करते हैं इस फेलोशिप के थ्रू। एंड आई विल मेरे I would like to conclude by stating that all the very best if you're applying, and हमारा team will be happy to address all the queries that you may have. And thank you once again, Ankit and Divya, for this beautiful session. Sure. Thank you Alex, and thank you everyone else from the SBI team. तो जितने भी और बाकी लोगों के questions रह गए हैं, I think you know the email ID. You should write to that email ID, and the Wi-Fi team will try to answer your questions. But if you have if you have room for one last question, I would like to take one question, Alex. Is that okay? Yes, definitely. Sure. So one user is asking, can you tell briefly about some of the problems that previous fellows have faced during their fellowship? And then he's also same person is asking, he won't have completed 21 years of age by August, but he's in the last semester of his college, so he will be free for the fellowship by August. So if you can answer both of these questions, that would be great. So with regards to challenges, I believe one thing that I can also offer some clarity is this whole fellowship program is challenging. It's very dynamic. तो जैसे आप जैसे देखेंगे आपका फेलोशिप काफी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा, आपकी कम्युनिटी, आपके पार्टनर एनजीओ एंड आप कौन से तरीके के प्रॉब्लम एड्रेस करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर काफी डिपेंडेंट होगा। एंड एट द सेम टाइम ऑल्दो ये एक चैलेंजिंग प्रोग्राम है एंड आपको जैसे ऐसे वाले सिचुएशन पे एक्सपोजर मिलेगा जहां आप इंडिपेंडेंटली एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं एंड विदाउट फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो ऐसे वाले फैक्टर्स आपको मेंटली भी थोड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन पे डाल सकता है। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर यहाँ पे कि हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, जो यूथ फॉर इंडिया टीम है और साथ हमारे जो पार्टनर एनजीओस हैं, उनके अलावा एक मेंटर नेटवर्क होता है जो आपको आपकी फेलोशिप के समय हेल्प करते हैं। और एक लेट्स टॉक बोल के एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप आपके इमोशनल वेलबीइंग और अगर कुछ कंसर्न्स शेयर करना चाहते हैं वो आप कॉन्फिडेंशियली एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म हम फेलोज को ऑफर करते हैं। और उसके अलावा जो कंसर्न्स होते हैं वो हमारे यूथ फॉर इंडिया टीम एड्रेस करते हैं एंड हम उन फेलोज के साथ कांस्टेंट टच पे रहते हैं इस चीजों के ऊपर। और जब हम एज के बारे में बात करते हैं तो हमारा क्राइटेरिया ये है कि आप अगर इस साल फेलोशिप करना चाहेंगे तो एज ऑन 1 अगस्त आपका एज 21 इयर्स होना चाहिए। और अगर दैट रेस्ट्रिक्शन अगर आप नहीं मीट करेंगे देन आई वुड सजेस्ट कि आप जैसे अगले साल कंसिडर कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। मगर आप जैसे बिकॉज आपके डेट एज नहीं मेंशन किए हैं तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कॉन्टैक्ट अस एट youthforindia.org पे रीच आउट कर सकते हैं आपके कंसर्न के साथ, तो हमारी टीम एक बार देख के आपको इसके ऊपर एक सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एलेक्स, and thank you so much Himanshu, Ankita and Gurkaran for being very patient throughout the presentation and sharing your experience and for answering user questions. So all of the people who are still listening or still watching, I think Meet app के बारे में आपको
हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके पता चलेगा. सो मीट इज़ बेसिकली एन ऐप वेयर यू कैन जहाँ से आप लोग एक तरह से इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, जैसे फेलोशिप्स, इंटर्नशिप्स, पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स. So this is an app on Play Store. We will post the link in comments so that anybody who's interested can download. So thank you again, the Wi-Fi team. Thank you, Divya. We'll end the broadcast now. And like Alex said, किसी को भी अगर कोई questions है about the fellowship, so contact us at youthforindia.org is the email ID. Please email there. All right. Bye everyone. Signing off. Thank you, Alex. Bye. Bye. Bye-bye.